बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाज़रीन, कल पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार शो किया। जलसा गाह में बड़ी तादाद में कारकुन भी थे, नारे भी लगे, जोश भी नजर आया, जिससे एक बात तो सच नजर आई कि हालात कुछ भी हों, पीटीआई का सपोर्टर आज भी अडियाला जेल की कैदी के साथ खड़ा है। लेकिन फिर भी ये जलसा अपने साथ कई सवालात और तनाज़ात को छोड़ गया। जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। अदलिया आइन के मुताबिक इंसाफ दे, मगर सोशल मीडिया ऐसी फुटेजेस भी सामने लेकर आया जिसमें यह देखा गया कि कारकुनों की जानिब से स्टेज की तरफ बोतलें फेंकी गईं। कुछ कारकुनों के हाथों में जूते भी नजर आए। बज़ाहिर इससे इस तासुर को तक़वियत मिली कि इमरान खान साहब की रिहाई और हकीकी आज़ादी की जंग को लेकर कारकुन अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली से खुश नहीं हैं। इसी जलसे में जुनैद अकबर साहब की तरफ से ऐलान किया गया कि जो खान का वफादार नहीं होगा मैं उस पर जमीन तंग कर दूंगा। बज़ाहिर ये जुमला भी पीटीआई की अंदरूनी सियासत की एक झलक है। यही नहीं, पीटीआई पेशावर के सदर इरफान सलीम साहब ने भी अली अमीन का नाम लिए बगैर एक ट्वीट किया कि कल के नारे और एहतजाज जमहूर की आवाज हैं। तो सवाल यह है कि क्या पीटीआई के अपने सदर और सूबाई क़यादत के दरमियान भी बयानिए का इख्तलाफ है? कहा जा रहा है कि पीटीआई ने 10 माह के बाद करोड़ों रुपया लगाया और एक बड़ा जलसा किया, मगर अब यह सवाल है कि जलसे में आगे का लाहे अमल क्यों नहीं दिया गया। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने इस जलसे को नाकाम तरीन शो करार दिया। वो जरा है कि पीटीआई अवामी हिमायत खो चुकी, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये जलसा नाकाम था तो फिर हुकूमत के वज़रा और तर्जुमानों को इस पर फौरी रद्द अमल देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये और उससे जुड़े कई और अहम मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मैं उनका तारुफ कराती हूँ। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मरवत साहब, कल के जलसे का सबको इंतज़ार था, मीडिया को भी, पब्लिक को भी, मुखालिफिन को भी, हिमायत याफ्ता लोगों को भी। जलसा कामयाब हुआ नाकाम हुआ वो एक अलहदा बहस है, लेकिन कल के बाद अब तक आपको लगता है कि पीटीआई अपनी अवामी हिमायत को बरकरार रख पाएगी या रख सकी है? बहुत शुक्रिया। कल पेशावर का पीटीआई का जलसा नहीं था, बल्कि ये अली अमीन खान का पावर शो था। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसमें भी बुग़्ज़ और अनाद और सियासी रकाबत की वजह से कोशिश बहुत सारी क़ुव्वतों की तरफ से ये की गई कि जलसा उस लेवल पे कामयाब ना हो जहाँ इनको खान की शाबाशी मिल जाए, और यूँ जो जितनी कोशिश अली अमीन कर सकता था वो अपनी कोशिश के बलबूते पे जितने लोग इकट्ठे कर सकता था उन्होंने किए। लेकिन ये भी पार्टी की अंदरूनी शाखसाना है खलफशार का शिकार हुआ, जिसकी वजह से ये जलसा जो है वो बदकिस्मती से तवक्को के मुताबिक भीड़ या मज में कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। मतलब फ्लॉप नहीं हम कह सकते, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कामयाब था। नहीं, मैं देखिए होम ग्राउंड पे था। केपी में पीटीआई की हुकूमत है, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। अगर सिर्फ पेशावर के लोग निकल जाते तो बहुत बड़ा जलसा होता। यहाँ तो 5 लाख कम अज़ कम के दावे किए गए थे। लेकिन मैंने बिरसो गौर साहब की ट्वीट में जो उन्होंने वीडियो लगाई है उसमें तो कुर्सियाँ काफ़ी खाली है। और मेरा ख्याल है माजी के जो जलसे थे, हत्ता कि अली अमीन खान 26 नवंबर को या 24 नवंबर को जितने लोग लाया था वो भी इससे बदरजा ज़्यादा थे जो पेशावर का जलसा हुआ। क्या वजह है इसकी मरवत साहब कि होम ग्राउंड पर भी लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सका? मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता 2-3 वजूहात की वजह से अवाम मायूस हो रहे हैं, और पीटीआई का वर्कर बिलखसूस। माजी की जो एहतजाज हुए, नाकाम हुए, उन नाकामियों के हवाले से कोई रेमेडियल मेजर नहीं लिए गए, कोई जिम्मेदारियों का तयन नहीं किया गया। ख़ुसूसन पार्टी में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ग्रुप बंदियाँ हैं, एक दूसरे को गिराने की जो साजिशें हैं, ये मामला जो है बिल्कुल पार्टी को जड़ों से काट रहा है। और ख़ान साहब ने जो है इस मसले पे कोई तवज्जो नहीं दी है। चाहिए तो यह था कि बहुत अरसा कबल एक कमेटी बना देते 3-4 अफराद पे मुश्तमिल, और उनका टास्क ये होता कि तमाम को बिठा के इन इख्तलाफात को सही मानों में ख़त्म करें। लेकिन कमेटी जब बनती है तो उसके अंदर भी इख्तलाफात हो जाते हैं, बाकी बाहर के लोगों के इख्तलाफात नहीं। ऐसे लोग हैं ना पार्टी में जो इंतहाई गैर मुतनाज़ा हैं, और वो अगर खलूस से चाहते
असल में अब ये जो जलसा है या 5 अगस्त का जो था या 14 अगस्त का, अब खान को मतलब है कि रिपोर्ट जो जाएगी वो रिपोर्ट ये जाएगी कि पूरा पाकिस्तान निकल आया था, तो लिहाजा उनको इल्म ही नहीं है कि उनको सच से दूर रखा जा रहा है। हमेशा सच से दूर रखा गया है और यही वजह है। जो 3 वजूहात है, दूसरी वजह इसमें यह है कि खान से ऐसे फैसले करवाए गए गलत, कि जिन फैसलों की वजह से पार्टी जो है वो तनज़ुल का शिकार हैं। आप देख रहे हैं आज से 1 साल कबल पार्टी जो है बड़ी मुज्तमे थी, बड़ी क़ुव्वत रखती थी, ख़ुसूसन एहतजाजी सियासत के हवाले से। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। आप अगर आज आप कहें तो एहतजाजी सियासत का इस जलसे में कोई ऐलान ही नहीं हुआ कि कोई जलसों का तसलसल होगा, कोई मार्च होगा, कोई धरना होगा। इसका मतलब ये है कि अब पार्टी इस मकाम पे पहुंच चुकी है जहां अब एहतजाज की बात ये कर ही नहीं सकती है, वो कैपेबिलिटी लॉस हो चुकी है। तीसरी बात यह है, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने नुकसान दिया पीटीआई को, वो पीटीआई से वाबस्तगी का दावा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। सोशल मीडिया की आपने बात की, लेकिन मरवत साहब पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ है वो अंदर तक है, चाहे उसको बाहर पब्लिक में भी लेकर आते हैं, लेकिन ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि पीटीआई अपने होम ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा पार शो करे और लोग जब सामने आए तो लोग शख्सियात को देख के बोतलें फेंके, नारे लगाएं और मुगल्लज़ात बके। मैं तो यही कहूँगी ये माहौल कभी पहले नहीं हमें देखने को मिला, इवन पेशावर की बात कर लें। मैं यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का दावा करने वाली सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है उन तमाम को माँ सिवाय अलीमा खानम के सबको गद्दार डिक्लेयर किया हुआ है। और वो बेचारे सांस भी अगर लेते हैं, पानी पीते हैं, तो इस पे भी मोतरज़ होते हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने सिर्फ इतना एक प्रोग्राम में कहा कि ट्वीट्स के हवाले से थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, जिस पे जो माँ बहन की गालियाँ उनको पड़ी, जो उनकी ट्रोलिंग हुई, अली अमीन खान के ख़िलाफ़ जो है ये मीडिया 1.25 साल से लगा हुआ है। तो लिहाजा जब आप अपनी क़ियादत को इस तरीके से बेतवकीर करेंगे, और ये जो कल जो जूतों की बात है या नारे हैं या गालम गलोच हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट थी। अच्छा। और इसकी थाने बाने यकीनन उन सोशल मीडिया अकाउंट से भी मिलते होंगे और मिलते हैं, और उन लोगों से भी मिलते हैं जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर पार्टी में वर्कर इस मकाम तक आ जाए कि अपनी क़ियादत को एक ऐसे जलसे में जो पूरी कौम देख रही है गालियाँ निकाले या जूते दिखाएं, तो इसका मतलब ये है कि उसको पार्टी की इज़्ज़त या लीडरशिप की इज़्ज़त का लिहाज कम, और वो एजेंडा ज़्यादा अहम है जिसके तहत उसने उन लोगों को पैगाम देना है जिन्होंने इनको भेजा था कि जी हमने आपके इस बेतवकीरी कर दी। अगर मैं रिफ्रेज कर लूँ मरवत साहब, तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि जो वर्कर है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, और या इस मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई ये बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके। देखिए, लीडरशिप जो है वो तो बेबस है। बेबस इस तरह है कि लीडरशिप के पास क़ुव्वत फ़ैसला है ही नहीं, इख्तियार फ़ैसला है ही नहीं, सारे फ़ैसले अडियाला से होते हैं। अब वर्कर अगर यानी वक्त के गुज़रने के साथ मायूसी का शिकार होता जा रहा है, इसकी वजह वो गलत फ़ैसले हैं जिनकी बुनियाद पे पार्टी अदालतों में, सियासत में, इंतज़ामी अमूर में किसी भी फ़ैसले के नतीजे में नाकामी से दो चार हुई हैं। कोई एक फ़ैसला कोई कोर्ट नहीं कर सकता है जिसके नतीजे में पार्टी को कोई कामयाबी मिली हो। तो लिहाजा नाकामी तो फिर लाज़िमन दूसरी तरफ जो है हुकूमत और हुक्मरान अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद जो है अदालती दरवाजे भी तकरीबन बंद हो चुके हैं। फिर ये सऊदीया के साथ पैक्ट हुआ, अमरीका का दौरा हुआ, तो खारजा सतह पे जो इनको कामयाबियाँ मिली हैं, इनकी मजबूती पीटीआई की कमज़ोरी जो है उससे ताबीर होगी। आपने कहा डियाला से फैसले होते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अपनी तकरीर की मरवत साहब, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का मसला हल करें
लेकिन इमरान खान साहब की सोच ये है कि उनका मसला अदालतों से हल होगा, तो ये फैसला भी अडयाला से है या अपनी मर्जी से इस किस्म की अनाउंसमेंट या इस किस्म का मतन जो है वो शेयर किया गया? मेरा ख्याल है कि सबको इल्म है कि जो अली अमीन खान कह रहा है वो दुरुस्त कह रहा है। हल यहाँ से होगा तो तभी अदालतों से होगा। पीटीआई को लग रहा है वो भरपूर डंड डाल रही है, हुकूमत का पहिया नहीं चलने दे रही। हुकूमत का ख्याल ये है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और जो हालिया काविशें हैं हुकूमत की उसके बाद हमें ऐसा नज़र आ रहा है। आपके नज़दीक वाकई ये पूरा सच है या फिर ये अधूरा सच है कि पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं अब कर पा रही, बेबस हो गई है? नहीं, वाज़ेह तौर पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि पार्टी तकरीबन बेबसी की शिकार है। हर दरवाज़ा बंद कर दिया गया, पार्टी को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जा रहा है, लोगों को सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तादाद जो हैं पार्लियामान में कम हो रही हैं। और सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं ना कि खान की ताकत है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हमारी गुज़िश्ता 1.5-2 साल की सियासत में सोशल मीडिया ने हमें काफ़ी नुकसान दिया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत बात बनती नज़र आती थी तो दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया कोई ऐसी वारदात डाल देता था कि फिर जो है सारी चीज़ें सरे नो हो जाती थी। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया जो हैं वो ज़्यादा फोकस उनका ख़ुद के पैसे कमाने पे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं और वो भी करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी रुपए बना रहे हैं। और ये इन लोगों का नैरेटिव जो है वो तब तक ही बिकता है जब तक ये इख्तिलाफ की, सनसनी की और ज़िद और अड़दर्मी की बात करेंगे। ठीक है। तो इन बयानियों ने जो हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाम नेहाद लीडरशिप है उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। इनकी ज़रूरत नहीं होती है कि सोशल मीडिया को नाराज़ करें। अब आजकल बयानिए सोशल मीडिया देता है, टारगेट सोशल मीडिया देता है। सही आप कर रहे हैं। और कोई भी काम करना हो, अगर आपने फ़ैसला अपने तय ले लिया, जिस तरह पार्लिमानी पार्टी ने फ़ैसला किया कि ब्रीफिंग में जाएंगे जंग के दौरान, तो सोशल मीडिया ने कहा नहीं जाएंगे, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। तो लिहाजा उन्होंने फैसला रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब फैसले की बात की, शेर अफजल मरवत को 19 सितंबर को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि 27 सितंबर को पेशावर का जलसा जो है वो कामयाब नहीं होगा? ये क़यादत में इख्तलाफात की वजह थी या मरवत साहब को लगता था कि क्योंकि वो उस जलसे का हिस्सा नहीं है तो कामयाब नहीं होगा? आपने ये प्रेडिक्ट किया? देखिए, मैंने एक प्रेडिक्शन जो की थी, बार बार ये इग्नोर कर रहे हैं कि जलसे, जुलूस और रिलीज़ के लिए कुछ लवाज़िमात होते हैं जिनका किया जाना ज़रूरी है। मैंने बारहा पॉइंट किया, 5 अगस्त का जो एहतजाजी तहरीक थी उसके बारे में कहा गया कि वो पीक डे होगा जी। और मैं कह रहा था किस तरह पीक डे होगा, कोई कोशिश, कोई काविश फील्ड पे नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, अतः कि कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लॉजिस्टिक की सप्लाई की बात नहीं थी, प्लान ए प्लान बी, यानी उन्होंने सिर्फ खान की बात आवाम तक पहुंचा दी कि खान कहता है कि जी 5 अगस्त को पीक डे बनाएं, और ये बात छोड़ दी आवाम पे। आवाम अपने तई खुद न कुछ कर सकती हैं और न इस तरह के सियासी एहतजाज जो हैं वो बग़ैर स्ट्रेटजी के कामयाब हो सकते हैं। 14 अगस्त की भी यही सूरत हाल बनी। कुछ ने कहा जी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कुछ ने कहा एहतजाज करेंगे। जब ये जलसा आया तो मैंने देखा कि जलसे के लिए कम से कम 15 दिन कबल से आपने एफर्ट्स करने होते हैं। पंजाब में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए थी, इस तरह हर सूबे में, फिर केपी में बिलखसूस अजला की सतह पे और रीजन की सतह पे। फिर जो सबसे अहम बात है कि इस जलसे में हज़ारों पीटीआई वर्कर तो आए, लेकिन आपने लाखों लोगों को लाना था तो आपने दावत पाकिस्तानियों को देनी थी, न कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को। आम पाकिस्तानी जो हैं उनको, इनके लिए तो कोई पैगाम गया ही नहीं, उनको तो किसी ने इन्वाइट ही नहीं किया, उनके लिए कोई मोटिवेशन हुई ही नहीं कि आम पाकिस्तानी का पीटीआई के जलसे में आना क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ये कर ही नहीं रहे थे। अतः कि जलसे से एक दिन कबल 20-25 वीडियो आ गई मोटिवेशनल, यानी ये जो वीडियोस जो आपने 1 महीना पहले और तसलसल से देनी थी वो आपको एक दिन कबल याद आ गई। फिर दूसरी बात ये, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात और ये रसाकशी का इल्म है कि ये जलसा जो है कुछ लोगों ने इस पे ज़रब लगानी है ताकि अली अमीन खान जो हैं
वो कामयाब ना हो। तीसरी बात ये है कि मैं खुद ये तौर पे समझता हूँ कि अगर देखिए मैंने काफ़ी जलसे किए और जितने भी जलसे किए आज तक उस साइज़ का एक भी जलसा पीटीआई नहीं कर सकी है। जितने जलसे मैंने किए 9 मई के बाद, वो तारीख दौर था और उस वक़्त ना हमारे खर्चे आते थे। 1 रुपये हराम हो जो आज तक किसी 70 जलसों में से कोई 1 रुपये किसी ने पार्टी ने दिया हो, और लाखों के जलसे, यानी सिर्फ कसूर का जलसा था जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा, मजमा बहुत बड़ा था। कराची में लाखों लोग हमारे साथ कराची में तो यादें निकाला ही मरवत साहब ने था, हमें तो बिल्कुल, हम तो रिकॉर्ड पे। तो लिहाजा ये जलसे हमने किए ना, हमने किसी से लॉजिस्टिक के पैसे लिए, बस खुद पहुंच जाते थे, लोग अपने तक पहुंच जाते थे। ये वो जज्बा था, वो मोमेंटम था, वो लोगों की अपनी विलिंग थी, जिससे आज या 1 महीना कबल या 6 महीने से पीटीआई महरूम होती जा रही है। अब लोगों की ख्वाहिश नहीं रही है कि जी हम निकले, हम जाएं, क्योंकि जो माजी में हुआ, अब वर्कर को सबसे पहले अपनी इस पे कायल करना है कि जो 26 नवंबर को एहतजाजी सियासत को जो दचका लगा है, उसका जो नफसियाती ख़ौफ है अभी तक पाकिस्तानी का किसी ने दूर करने की कोशिश ही नहीं की है। जब तक आप अवाम को हिम्मत नहीं देंगे, हौसला नहीं बढ़ाएंगे, उनको इस पे कायल नहीं करेंगे कि आपका निकलना खान के लिए बल्कि साथ साथ आपके अपने मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। और इन चीज़ों पे पीटीआई का कोई फोकस ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, खान की रिहाई खान की रिहाई के साथ कानून कोई लाहेअमल भी तो देना पड़ेगा ना, कोई लाहेअमल। फिर आपने महंगाई पे बात करनी है, आपने बदआमनी पे बात करनी है, आपने फॉरेन रिलेशंस पे बात करनी है, आपने हर उस इशू को टच करना है जो आम पाकिस्तानी की जिंदगी। वन लाइनर क्या है कि जो मोटिवेट कर सके अगेन पाकिस्तानियों को या पीटीआई सपोर्टर को कि वो इमरान खान के नाम के ऊपर खड़े आज भी हों, क्या वन लाइनर हो सकता है उनके लिए? देखिए, पाकिस्तान अभी जो महरूम है वो कानून की हुक्मरानी से महरूम है। इसमें सारे मसाइल का हल है अगर पाकिस्तानी सिर्फ कानून की हुक्मरानी की जंग का ऐलान कर दे। जब कानून की हुक्मरानी आएगी, अदलिया भी आज़ाद होगी, बेगुनाह कैदी भी रिहा हो जाएंगे, जो इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं, चीटिंग हुई हैं, वो भी रेक्टिफाई होंगे। पाकिस्तान का हल कानून की हुक्मरानी में है, और जितने वेस्टर्न ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, वहाँ उनकी तरक्की का राज जो है पिन्हा है कानून की हुक्मरानी में। और यही वन लाइन मेरा ये है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल मरवत साहब आपसे, क्या वजह है कि मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद भी हैं, नहीं भी मौजूद, और कई दूसरी सियासी जमातें हैं जो मरवत साहब जैसे लीडर को अपने साथ लेके जाना चाहती हैं, मगर आज तक हमने नहीं सुना कि शेर अफसर मरवत किसी पार्टी का हिस्सा बन गए हों। क्या वजह है कि अभी तक किसी पार्टी को बाकायदा ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? खैर, मेरे साथ तो पार्टी ने, पीटीआई ने तकब्बुर किया, और शायद मेरी आ लगी है इस पार्टी को जो इसके साथ हो रहा है। ऐसा तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और ये समझ बैठे थे कि हमें क्राउड पुलर की ज़रूरत नहीं है, हम अब इतने मजबूत हो गए हैं, वरना यही लोग थे 9 मई के बाद सारे चुप गए थे। जहाँ तक मेरा सियासत का या सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक है, नून लीग तो वैसे ख्वाहिशमंद रही भी है कि मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज़ करूँ, अभी उस दिन अलीमा खानम साहिबा ने बयान भी दिया कि वो किसी और पार्टी में क्यों नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल कहा है उन्होंने। और इसके बाद कोई एक बयान और आ जाए तो मेरा ख्याल है, मैं तो आज़ाद हैसियत में जो मेरी हैं, न मैं अब पीटीआई को सपोर्ट कर सकता हूँ माँ सिवाय ख़ान के। पीटीआई जो हैं वो अलीमा खाना में, अब पीटीआई जो है वो अब अलीमा खाना में। दूसरी कोई पार्टी क्यों नहीं? क्या आप भी सोशल मीडिया के लेबल से डरते हैं? नहीं, सोशल मीडिया का तो मैंने कभी परवाह ही नहीं की है। वो तो हमेशा उनके हवाले से शायद मैं अकेला आदमी हूँ जो इसको, इनके करतूतों को एक्सपोज करता। अगले इंतखाबात होने तक शेर अफजल मरवत यूं ही रहेंगे आज़ाद हैसियत में? नहीं, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया ने और ये अलीमा खानम और सलमान राजा वगैरह ने मुझे पार्टी से अभी इतना दूर कर दिया है कि मेरा वापसी का सफ़र जो है नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। ठीक। और जहाँ मेरा कोई सियासी मुस्तकबिल ना हो तो फिर तो वैसे ही बेवकूफ़ी वाला काम होगा, दीवार से सर फोड़ने के बराबर हैं कि क्योंकि इनके पास वापस जाना, फिर ये तवक्को रखना कि जी ये सियासत में मुझे मौका देंगे, जब
जो ही 8 फरवरी गुजरी और मेरा काम, तो इन्होंने निकालने में कोई ताख़ीर ही नहीं की, जैसे इंतज़ार कर रहे थे। फिर दूसरी दफ़ा निकाला, एक बंदे को एक दफ़ा निकाला जाता है, फिर तीसरी दफ़ा निकाला। मैं आने वाले हालात और वाक़यात के मुताबिक अपने सियासी मुस्तक़बिल का तयन करूँगा। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की गई तकरीर को सराहा जा रहा है, वहीं पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान उनके पीछे, बिल्कुल उनके पीछे नशिस्त पर बैठने वाली खातून को लेके एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। सवालात उठ रहे हैं कि ये खातून कौन है और वज़ीर दिफा के पीछे ये कैसे बैठी। पाकिस्तान के वजारत खारजा और वज़ीर दिफा की वजाहतों के बाद अब शम्मा जुनेजो का बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि वो पाकिस्तानी मिशन में वज़ीर आज़म के एडवाइज़र के तौर पे शरीक भी थी, बल्कि वो ये भी कह रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और इस वफ्त का हिस्सा भी बनाया। यहाँ तक बात नहीं रुकी, बल्कि यह खातून वज़ीर आज़म की खुफिया फाइल्स तक रसाई का भी ट्विटर के ऊपर दावा कर रही हैं। जानना ये बड़ा ज़रूरी है कि इस खातून का दावा किस हद तक दुरुस्त है। अगर वो पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा नहीं थी तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वो बिल्कुल उनकी नशिस्त के पीछे क्या कर रही थी। दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान और सऊदीया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अरब ममालिक इस मुआहदे को एक मिडल ईस्ट में गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं, वहीं पर पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी ने भी एक नई बहस को जन्म दिया है कि आखिर अमरीका पाकिस्तान से क्या चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तिजारती मुआहदे को पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया, जिसके लिए 29 सितंबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। यह बहुत जरूरी है कि ये इजलास बुलाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई, क्योंकि इसमें यह बात उठ रही है कि ऐसा क्या हुआ कि दो इत्तेहादी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग छिड़ी है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमान का तारुफ में करा देती हूँ। वज़ीर ममलकत बराए कौमी सकाफत और विरसा हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। हुकूमत की कामयाबियों के हवाले से और आप लोगों के आइंदा मुस्तकबिल के प्लान्स के हवाले से तो यकीनी तौर पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये चाह रही हूँ कि ये मुद्दा ज़रा सुलझा लिया जाए कि इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हम समेट रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत समेट रही है, दुनिया एक मुख्तलिफ अंदाज में इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है। इतनी बड़ी कामयाबियों में एक छोटा सा इंसिडेंट एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा कर रहा है, वो इस खातून का है। उसके ऊपर गवर्नमेंट का वर्जन क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं दो तीन चीज़ों की आपके सामने चाहूँगा कि आपको वजाहत कर सकूँ। एक तो आप खुद माशाल्लाह वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, कई फॉरेन ट्रिप्स में भी आप कई डेलीगेशन में भी गई होंगी। पहली बात तो ये है कि UNGA के अंदर जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से किसी भी वज़ीर आज़म ने खिताब करना होता है तो वज़ीर आज़म के वफ़द में जो वज़ीर आज़म के वज़रा हैं और वज़ीर आज़म की ज़ाती टीम है, उसके साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी पहले हिस्सा हुआ करते थे। और माजी में हमने देखा कि जब हमारी जो मईशत है ज़रा थोड़ी सी बेहतर थी और ये हॉस्टल मेयर्स नहीं हुए थे तो सहाफ़ी भी जाया करते थे और उसके अलावा भी रिसर्चर्स हुआ करते थे। और उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा जो एम्बेसडर होता है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनके सेक्रेटेरिएट से दरख्वास्तें जाती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का जो कंसर्न सेक्शन है वो कार्ड्स जारी करता है। अब उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ डेजिग्नेशन लिख देते हैं। बस औक़ात ये होता है कि एक एक इदारे के 4-4 सहाफ़ी गए हुए होते हैं, किसी को रिसर्चर लिख दिया, किसी को एडवाइज़र लिख दिया। इसी तरीके से ये खातून भी अगर वज़ीर आज़म साहब के विजिट के अंदर मौजूद थी एज ए रिसर्चर और उनके लिए एक एडवाइज़र का कार्ड जारी कर दिया गया, एक तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ। हमें कोई मुज़ाहका नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने माजी में कोई गलत ट्वीट की है, एक तो हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हमारे इल्म में भी वो चीज़ नहीं थी। अगर वज़ीर आज़म साहब की स्पीच में किसी हवाले से उन्होंने कहीं पर कोई इनपुट दी है तो वो आज के दिन दी है कि माजी के उनके किसी एक्शन को हम जो है वो ऑन नहीं कर सकते और ना ही हम ये कह सकते कि उस एक्शन की वजह से आज का जो इनका इकदाम है ये भी बिल्कुल आप गलत कर दें। हाँ, आज आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। इसके बाद अगर कभी दोबारा किसी हुकूमती वफ्द या किसी विजिट का हिस्सा हो तो जरूर आप उंगली उठाएं, लेकिन आप ना इस पे किसी की हुब्बुल वतनी पे शक कर सकते हैं। आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, फ़लस्तीनी गवर्नमेंट, फ़लस्तीन का एम्बेसडर ये कहते हैं कि हम खुद अपना मुकदमा इस बेहतर अंदाज में नहीं लड़ सकते। पिछले साल उनकी स्पीच किसी ढकी छुपी नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं, एक स्कॉलर अपने आप को क्लेम करती हैं, अगर उनको
किसी भी वजह से, जाहिर है हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं कि वजारत इत्तलात ने इनका नाम रिकमेंड कर दिया और ये वहां पर चली गई, और फिर पॉइंट आउट हुआ कि इसराइल के हवाले से इनका नुक्ते नजर 2018 में कुछ कोई नुक्ते नजर था, वो हुकूमत की नजरों से नहीं गुजरा। तो उसको जाहिर है, देखें, हुकूमत ने इस बात को दुरुस्त माना तो उन्हें डिसोन किया ना। लेकिन मैं जाहिर है अगर मुझसे मशवरा कर लेते तो मैं यही कहता अपने कोलीग वज़रा को कि हमें ओपन हार्ट इस बात को रहना चाहिए कि बेसिकली ये इस कैपेसिटी में हमारे साथ थी, और जाहिर है जहां बहुत सारे लोग थे, लंबी फहरिस्त होगी उसमें, और उसके अंदर उसके बाद जब हमें पता चला कि इनका माजी ये रहा है तो आइंदा हम इस पे एहतियात करेंगे। इससे बड़ी कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी अच्छा, जाहिर है आप लोग खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं। दुरुस्त आपने कहा, लेकिन हुज़ैफा साहब आपने भी बता दिया, ख्वाजा साहब ने भी बता दिया, हमें फॉरेन ऑफिस से भी डिक्लेयर कर दिया कि हम इस खातून को ऑन नहीं करते। ख्वाजा साहब ने कहा मैं इस खातून को जानता नहीं हूँ, मगर शबा साहिबा ये दावा भी करती हैं कि ना सिर्फ उन्होंने कॉफ़ी साथ पी, एक साथ उन्होंने ट्रैवल किया, एक ही जहाज़ में उन्होंने ट्रैवल किया, ख्वाजा साहब के पीछे वो सब जानते थे, उस डेलीगेशन का वो हिस्सा थी, सीक्रेट फाइल्स तक उनकी रसाई है। इस तकरीर के मतन में उनके समेत बहुत सारे और लोगों ने भी मुआवनत की। क्या इन चीजों को ऑन करते हैं आप लोग? ख्वाजा साहब तो नहीं करते, आप लोग करते हैं? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं कि मैंने इस मामले पे कोई ज्यादा तहकीक नहीं की, ना मुझे एक कंफर्म है। जाहिर है प्राइम साहब कल आ जाएंगे, मैं प्राइम साहब से भी पूछ लूंगा। वैसे भी हम चेक कर लेंगे इसको कि क्या पीएम साहब के जो ऑफिशियल जहाज है पाकिस्तान एयरफोर्स वन, उसमें सवार थी या नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो ये कि वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स, भाई मैं एक मिनिस्टर हूं कैबिनेट का, मुझे तो वजीर आजम साहब की किसी फाइल तक एक्सेस नहीं है। अगर मैं ये क्लेम करूं कि मेरी गाड़ी को फ्लैग लगा हुआ है और मैं पीएम हाउस में जाता हूं, मुझे रोक टोक नहीं है, और चूंकि मैं पीएम हाउस में जाता हूं तो पीएम का दफ्तर सामने वाले उस मेरी एक्सेस है, ये वैसे एक बददियानत स्टेटमेंट होगा। इस तरह की बात इस खातून को भी नहीं कहनी चाहिए थी। बाकी बात ये रही कि हम कई फॉरेन विजिट्स पे जाते हैं। अभी मैं चाइना गया हुआ था, वहां पर एम्बेसी ने और बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया हुआ था। चाइनीज साइड ने, जाहिर है मुझे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मुझे बुलाया था, तो उसमें मैंने कुछ लोगों से बात भी नहीं की। लेकिन अगर वो ये कहेंगे जी हम सारा दिन मिनिस्टर साहब के साथ रहे, उनकी जिस गाड़ी में उन्होंने सफर किया उस गाड़ी से पिछली गाड़ी हमारी थी, बस अवगत पता मुझे, मैं इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। लेकिन एन मुमकिन है कि जाहिर है आपकी तरफ से इतना तनकीद की गई, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, उसमें ख्वाजा साहब ने या बात किसी वुजरा ने ये बात कह दी हो कि मैं इन्हें नहीं जानती या जानता, या फॉरेन ऑफिस ने इसको जो है डिसोन कर दिया। तो मैं तो बीइंग डेविल्स एडवोकेट बात कर रहा हूं कि अगर आप जानते भी हों, और अगर आपके किसी डेलीगेशन का कोई इस तरह की औरत हिस्सा रही है जो कि किसी मामले पर अबूर रखती थी और उसने किसी हवाले से इनपुट दी है, किसी स्पीच में कोई रिसर्च की है, और बाद में पता चला कि माजी में 7 साल पहले उसने इसराइल के हवाले से कोई इब्राहिम अकॉर्ड को एंडोर्स करते हुए उसकी रोशनी में कुछ सपोर्ट की है इसराइल की, तो उसको एक तो हमारे खाते में आप नहीं डाल सकते। हाँ, आज आपने इंडिकेट कर दिया, उसके बाद अगर आप किसी वक्त में देखेंगे तो आप उसे कह सकती हैं, क्योंकि देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नो बॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते। एक चीज का हमें पता ही नहीं, उसके बाद अगर हम कोई चीज करें तो आप जरूर हम पे तनकीद करें। जबकि बाकी बात यह रही कि हाँ, एक और बात है कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया, वजारत खारजा का मौक़िफ़ आया, उसको भी जाहिर है मैं देखूंगा, देखने की जरूरत है। एंड मुमकिन है कि वाकई वो ना जानते हो, वहीं पर ही इन्होंने अमेरिका में ज्वाइन किया हो, या वज़ीर-ए-आज़म साहब का क्योंकि लंबा विजिट था, वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ से सऊदी अरेबिया गए, वहां से वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन गए, लंदन से वज़ीर-ए-आज़म साहब जेनीवा मियां नवाज साहब की खैरियत पूछी, उसके बाद उन्होंने अमेरिका में ज्वाइन किया। अगर किसी जगह पर इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ट्रेवल भी कर लिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी ऑफिशियल वफ्द का हिस्सा है। बहुत सारे लोग थे वज़ीर-ए-आज़म साहब के वफ्द में, तो एक नायब कासिद भी होता है, तो नायब कासिद कल कहना शुरू कर दे मेरी ऑफिशियल फाइल तक रसाई है, तो पाकिस्तान की तरह जगह सही किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इन खातून के हवाले से कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, इस खातून को भी ये चाहिए कि जाहिर है कम अज कम सूरत हाल देखते हुए बंदा खामोशी भी अख्तियार कर लेते, ताकि सूरत। मैं आपकी बात से हुज़ैफा साहब मुत्तफिक हूँ। इसी मुद्दे पर एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम फिर सियासत की तरफ मूव कर जाएंगे। दूसरे मौज़ूआत भी मेरे पास हैं जिनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल इसी मुद्दे से मुतालिक। हम तमाम चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के इमेज की बात आए तो हम हैं, कोई भी शख्स हो, एक आम पाकिस्तानी कोई भी शख्स हो, वो पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की इजाज़त किसी तौर किसी भी शख्सियत को नहीं देगा, चाहे वो कितनी पॉपुलर क्यों ना हो या वो अनपॉपुलर भी हो। अब अगर इन्होंने ये जो दावे किए, ख़ासतौर पे जो सीक्रेट फाइल्स तक रसाई की बातें की हैं, अगर ये सब चीज़ें झूठ साबित होती हैं तो आप लोगों की हुकूमत बहुत मजबूत है। क्या इंटरनेशनल सतह पर या अपने तौर पर आप लोग इस खातून के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ज़रा देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं। अगर किसी मौजूद आदमी को देहात के अंदर कोई रोड पे चलने वाला औबाश बंदा गाली दे दे ना,
और वो इधर उधर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, अगर कोई ना देख रहा वो इग्नोर कर देता है कि मैंने सुनी नहीं है गाली। तो कीचड़ में पत्थर मारे छींटे अपने ऊपर आते हैं। मुझसे अगर राय ली जाएगी, मैं तो अपनी हुकूमत को यही कहूंगा कि कुछ चीजों का वेल लेफ्ट भी कर देते हैं, और इस पे हमने अपना नुक्ता नजर दे दिया। उनका अपना ज़र्फ है, उन्होंने जो बातें की, ज़ाहिर है हर बंदा अपना सीवी बना रहा होता है। अगर एक खातून ने एक इवेंट के अंदर, हुकूमत ने अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट वजारत इत्तलात ने इनकी खिदमात को हायर किया था, और उसके बाद आप लोगों की तरफ से तनकीद आई, अवाम के जज्बात भी होते हैं, हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करनी होती है। अगर हमने उनके एक ट्वीट की वजह से उन्हें डिसोन किया, तो ज़र्फ का तो आलम यह था कि आप पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के तशख्खुस को मुकद्दम रखते हुए उस पर खामोशी इख्तियार करती। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो सिफारती महाज है वो तो हमें कामयाब नजर आ रहा है, लेकिन क्या मौशी महाज भी कामयाब हो पाएगा? हुकूमत पुरुमीद है और इसी उम्मीद पर CPEC 1 के बाद अब CPEC के दूसरे मरहले का भी बाकायदा आगाज हो चुका है, जिस पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल के दावा करते हैं कि इससे न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़ेंगे बल्कि सनती तरक्की के नए दरवाजे भी खुलेंगे। यही नहीं, मुल्की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए आजकल पाकिस्तान के जो हुकाम है वो IMF के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम का नाम दिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान माहिर मईशत हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उन्होंने में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान जिस तरह से सिफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है, हमारे ये सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे बड़ा कह सकते हैं दिलचस्पी का मामला होता है, वो होता है कि हमारी इकोनॉमी भी क्या बूस्ट करेगी, क्या उसमें भी कामयाबी होगी? अभी चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे बहुत हो गए हैं, सऊदीया के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गए, एक एग्रीमेंट भी हमने कर लिया, खलीजी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। तो आपके नज़दीक कौन सी ऐसी सनतें हैं जिनको सबसे पहले फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा फौरी तौर पर हुकूमत को समेटना भी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सरवत साहब आपने बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सा एक इंट्रोडक्शन सामने रखा। देखिए, पाकिस्तान के लिए ना 78 साल में ये एक नादिर मौका है। वो इस तरह कि 10 मई के बाद पाकिस्तान की पोजीशन ग्लोबली जो है वो तब्दील हो गई है। जो भी इंडिया के साथ हुआ और उसके बाद इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी हुई। मैं हमेशा कहता हूं कि कौन सा मुल्क है इस वक्त दुनिया में जो हंस के अमेरिका के साथ हाथ मिला सकता है, UAE के साथ हाथ मिला सकता है, सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट कर सकता है और चाइना के साथ CPEC 2 को आगे लेकर चल सकता है, और अमेरिका के साथ जो टैरिफ 19% का है वो हासिल कर सकता है। सो ऑब्वियसली वी हैव डन वेरी वेरी वेल आफ्टर 10th मई। अब इस मौके को यूज करना जो आपने है वो किस तरह से है? IMF के बगैर पाकिस्तान को चलाना प्रूडेंट नहीं है, ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। आपको 26 अरब डॉलर इस साल इकट्ठे करने हैं। अगर फंड का प्रोग्राम ना हो तो आप ना रोल ओवर्स करा सकते हैं 12-13 अरब डॉलर के, ना कमर्शियल पे बैक्स हो सकते हैं, ना ही वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB आपको सपोर्ट करेंगे। सो ये आपकी ग्राउंड रियलिटी है। सो पहली चीज ये है कि फंड के साथ चलते रहना है। जो आपको इस वक्त एक्सटर्नल बूस्ट मिला है उसमें CPEC 2 में उम्मीद करते हैं कि कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान शिफ्ट कर जाएगी। 45,000 मेगावाट की इस वक्त बिजली की कैपेसिटी CPEC 1 के अंदर लगी थी। 11,000 मेगावाट सरवत ऐड हुआ था पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ पावर। आज 30,000 मेगावाट भी डिमांड नहीं है। सर्दियां आ जानी है, 12,000 मेगावाट भी डिमांड नहीं आनी। जब ये डिमांड नहीं आती तो बिजली की कीमत ऊपर जाती है, बिकॉज पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो तो देना ही देना है। सो सबसे पहले क्या कोई टेक्सटाइल शिफ्ट कर सकती है, कोई लेदर प्रोडक्शन, कोई फार्मास्यूटिकल, क्या ये चीजें शिफ्ट कर सकती हैं सो दैट इंडस्ट्रियल बूस्ट मिले पाकिस्तान को? अभी मैं सिर्फ एक्सटर्नल गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या पाकिस्तान की जो 25 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं? जो अमेरिका का 19% टैरिफ है, भारत पे इस वक्त 50% है। आपके जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं उनमें भी आप लोअर ही हैं, और कंपेयर टू बाकी ममालिक आपको थोड़ा सा एडवांटेज भी है। सो क्या आप ये कर सकते हैं? ये दूसरी चीज है आपको देखने वाली। तीसरी जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया का, क्या उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं टू सऊदी इन्वेस्टमेंट? तीसरा सेक्टर बताता हूं, वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर की आप प्रोड्यूस बेच सकते हैं सऊदी अरेबिया को। आपकी 7 अरब डॉलर के करीब की एक्सपोर्ट है ओवरऑल एग्रीकल्चर की। क्या उसमें 2-3 अरब डॉलर आप ऐड कर सकते हैं? ये शॉर्ट टर्म यानी कि अगले 1 से 2 साल में सारी चीजें जो आपके करने वाली हैं। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर रिमेन्स, ये सब चीजें आपके साथ हैं।
मौका ये है कि क्या आपने एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ कर ली है, क्या आपने पीआईए को बेच दिया है, क्या आपने पाकिस्तान की डीरेगुलेशन का जो आपने प्रोसेस करना था वो कर लिया है, क्या आपने अपनी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ठीक कर ली है, क्या वाटर मैनेजमेंट ऐसी हो रही है कि अगर सैलाब अगले साल या उससे अगले साल आता है तो जिस तरह का फ्लड डैमेज इस साल हुआ है या 2022 में हुआ था, जिसका मतलब ये नहीं है कि हम रेस्क्यू एंड रैपिड रिलीफ दें, दैट समथिंग गिवन। इसका मतलब है वाटर बेड्स, इसका मतलब है वाटर कोर्सेज, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ग्लेशियर मेल्टिंग, मतलब डिफॉरेस्टेशन, क्या आपने स्ट्रक्चर्स ये जो सारे मैंने सामने रखे हैं ये ठीक कर लिए? ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात के अंदर दो ऐसे बहुत अहम पॉइंट हैं, वो भी आपके सामने रखती हूँ। पहला पॉइंट मैं आपके सामने पहले रखती हूँ। अभी आपने जब अपनी गुफ्तगू में CPAC-2 का भी जिक्र किया, और हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं वो हमारी ज़ुबान ज़द आम है, जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं, सवाल भी करते हैं, आप जैसे माहिर लोगों से तजिया भी लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि CPAC-2 का आगाज़ तो दूसरे मरले का तो आगाज़ हमने कर दिया, लेकिन एक बड़ी तनकीद आती है हुकूमत की जो सनती पॉलिसी है उसके ऊपर। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हुकूमत की सनती पॉलिसी है वो हमारे CPAC-2 का मरहला शुरू होने के साथ इसको हम आहंग भी करती है, या इसके अंदर अभी भी तजादात आपको नजर आते हैं? सरबत साहिबा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझा जाता है कि इकोनॉमिक जोन्स बना दें, कोई टैरिफ में रिलीफ दे दें, कोई पुश करें किसी तरह का इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन फिस्कल रिलीफ दे दें। ये ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसमें विनर्स पिक किए जाते थे। टुडे द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पाकिस्तान अभी समझ ही नहीं सका है कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज की क्या है। आज की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये है कि स्ट्रक्चर्स तब्दील करने के लिए, इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप किस तरह की एम्बियंस सेट करते हैं। यानी कि आपके अगर रेगुलेटरी रिजीम इतनी सख्त है, इसका मतलब ये है कि बार बार उसका वक्त जाया हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री वाले का, कि वो बार बार जाके रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले रहा है लगाने के लिए, चलाने के लिए और क्लोज करने के लिए। सो आज की इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। लेट मी एक्सप्लेन। मैं बार बार अखबारों में पढ़ता हूं इतने लंबे लंबे के पाकिस्तान ये कर ले, पाकिस्तान वो कर ले। हैव टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी टुडे इज क्रिएटिंग द राइट इंसेंटिव स्ट्रक्चर। उसका मतलब है कि वाकई ही इस वक्त फाइनेंस अवेलेबल है, डीरेगुलेटेड है, आप इस वक्त सेल्फ रेगुलेशन पे हैं, 5% ऑडिट होगा, अगर आप उसमें पकड़े गए तो आपको चेक किया जाएगा, वरना आप सेल्फ ऑडिट करें अपना, आप सेल्फ रेगुलेट करें। दूसरी चीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आप पूछें आज की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये है, 7 मिलियन इस वक्त कमर्शियल, 70 लाख कमर्शियल एंटिटीज हैं पाकिस्तान में, 90% छोटे हैं, 1,74,000। यानी कि अगर 70 लाख SMEs है पाकिस्तान में, 174,000 have access to finance. That today is your industrial policy कि आप उन तक ये चीज पहुंचा सकते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी वो कैसे ठीक होगी? अगर आप लेबर को तालीम देंगे, तरबियत देंगे, उनकी स्किल ठीक करेंगे। ITES ये क्या चीज है? ITES टुडे यानी कि IT सर्विसेज का प्रमोशन क्या है? आप 40,000 ग्रेजुएट बनाते हैं, 10,000 काम के हैं, बाकी सब जो है वो उस लेवल पे नहीं है। सो व्हाट इज योर पॉलिसी टुडे टू इंसेंटिवाइज देम, टू ब्रिंग देम अप टू दैट लेवल? ठीक है, अब आपने डॉक्टर साहब ये जो बात की, इसी के अंदर मैं अपना दूसरा नुक्ता भी रखती हूँ जो बिल्कुल आगाज पे आपके गुफ्तगू थी। दूसरा नुक्ता मेरा डॉक्टर साहब ये था, अब आपने जो हमारी इकोनॉमी पॉलिसी की बात की वो तो हमें बिल्कुल यहाँ है हमारे सामने, वो कोई ज्यादा मजबूत नहीं है। सबसे बड़ा मसला जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के मामलात में हमें ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा हावी नजर आती है। आपके नजदीक ये चीजें कितना मुतासिर करती हैं उस सरमायाकारी को जो कोई ख्वाब लेके पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, मगर जब उन्हें ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे से गुजरना पड़ता है तो वो मायूस भी होते हैं और पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाना ही मुनासिब समझते हैं? ये कितनी चीजें मुतासिर करती हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हिज रॉयल हाइनेस MBS जब पाकिस्तान 2019 में आए थे, मैं सरकार का हिस्सा था, उस वक्त $20 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी। आज 2025 में खड़े हैं, गो बैक एंड सी कि क्या इन्वेस्टमेंट आई। अभी $2.2 अरब की फिर दोबारा MOU साइन हुए हैं, फॉलो इट अप। सो देयर आर 3 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं एक ट्राइंगल बनाता होता हूं जब मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करता हूं। एट द टॉप इज डेमोक्रेसी। आप जैसे भी कहीं, इस वक्त एक डेमोक्रेटिक अमल है जो कि चल रहा है मुल्क में। आप उसमें खामियां ढूंढ सकते हैं, वन कैन एग्री, बट देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज फंक्शनल इन पाकिस्तान। एक लेफ्ट ऑफ द ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो एक एग्जीक्यूटिव है जिसमें एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, एक जुडिशरी का रोल है। एक तीसरा ट्राइंगल का पार्ट है जिसको आप टेक्नोक्रेसी कहते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो पब्लिक सेक्टर है,
क्या एनर्जी सेक्टर आपने जनरलिस्ट रजीम में चलाना है या आपको स्पेशलिस्ट से चलना है? दैट इज द क्वेश्चन। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसी में जो रेगुलेटरी निजाम है, वो पूरा रेगुलेटरी निजाम वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेसी का हिस्सा है। आपके नेसेंट रेगुलेटर्स हैं। मसलन आज तक जो हमारा एनर्जी रेगुलेटर है ना, वो टैरिफ देने में मसरूफ है। वो मार्केट मेकिंग में, यानी कि रिटेल कंपटीशन को बनाने में या पीनलाइज करने में उन डिस्कोर्स को जो अपने अहदाफ नहीं पूरे करते, आया ही नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये वर्ड तो बहुत ही मतलब दोबारा दोबारा यूज होता है, जिसको आप कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। मैं इसको कहता हूं कि HR इज पॉलिसी। इफ HR इज पॉलिसी, इफ HR इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, देन द पब्लिक सेक्टर हैज टू रियली गियर अप। फाइनेंस हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, एनर्जी के अंदर पेट्रोलियम, वाटर मैनेजमेंट इटसेल्फ, आपको बहुत ज्यादा उसमें एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि आपको बता सकें कि डैम्स आर नॉट योर ओनली सोल्यूशन, द सोल्यूशन लाइज समवेयर एल्स। हमने अपनी ये जो सोच का प्रोसेस है, इसको वापस लेना है। आज तक हम रिलाई करते हैं कि समहाउ कोई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे प्रोजेक्ट्स या हमारी पॉलिसीज को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान टुडे स्टैंड्स वेयर इट कैन रियली डेवलप इट्स पॉलिसी रिजीम, इट्स रेगुलेटरी रिजीम। अगर ये दोनों चीजें, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आज हमने बड़ी फंडामेंटल्स पे गुफ्तगू की है, तो आप इस रिजीम में और पाकिस्तान से बाहर लोगों को भी तब एक्साइट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।